हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आप लोगों की सभी की भाई शुभकामनाओं से थोड़ा सा आराम है तबीयत में, और इसीलिए सीडीपी का जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, सिलेबस ऑलमोस्ट अपना कंप्लीट है। 2-3 टॉपिक और हैं, उनको कर लेंगे आप। इसके अलावा शिक्षण सहायक सामग्री यानी हिंदी में और इंग्लिश में मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। पेडागोजी में मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि मैं बड़े बड़े कमिटमेंट्स ना करूँ, आपको कमिटमेंट ना करूँ कि भाई मैं ये करवा दूँगी वो करवा दूँगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया छोटे 2 बच्चे हैं, दैट्स वाई ज़रूरी नहीं है मैं कमिटमेंट कर दूं और कहीं पूरा ना कर पाऊं। मेरा कोशिश रहती है कि मैं कम बोलूं और ज़्यादा करवा पाऊं, ठीक है। तो इसलिए हिंदी और इंग्लिश में पूरी कोशिश रहेगी आपकी हेल्प करने की, ठीक है, क्योंकि सीडीपी अपना हो चुका है कंप्लीट। तो आराम से मज़े से उसको बैठ के पढ़ो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। नए टॉपिक्स जो थे आपके, वो आपके सारे कंप्लीट करवा चुकी हूँ मैं। तो अभी हिंदी की जो शिक्षण सहायक सामग्री है, टीचिंग एड्स जो है, आज उसको हम थोड़ा सा समझेंगे क्या क्या है आपका, किस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे लास्ट में, ठीक है। तो आज इसको समझते हैं थोड़ा। शिक्षण सहायक सामग्री होती क्या है, पहली बात तो देखो। तो सबसे पहली बात, शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है, टीचिंग लर्निंग एड्स जो होती है वो होती क्या है भाई। पाठ जो होता है आपका, लेसन जो होता है, उसको ठीक तरीके से समझाने के लिए शिक्षक जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है वो शिक्षण सामग्री, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री या फिर टीचिंग लर्निंग एड्स जो है वो कहलाती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या होगा, जब भी आपको कोई लेसन पढ़ाया जा रहा है तो उसके लिए हम जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं एज अ टीचर, उस एक लेसन को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उसको और सरलता से समझाने के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है, शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाता है, शिक्षण अधिगम सामग्री कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पाठ्य पुस्तक आदि परंपरागत सामग्रियां तो है ही, यानी कि जो हम बुक्स हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, पाठ्य पुस्तक तो हमारी सबसे पुरानी शिक्षण सहायक सामग्री है, ठीक है भाई। हम लोग बुक से किसी लेसन को पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो एनिमेशन है आपका, और जैसे कंप्यूटर हो गया, ये आपका प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है। फिर हम लोग जो ये इस तरीके से पीपीटीज के थ्रू पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। फिर स्मार्ट बोर्ड हो गया, इस तरीके की नई नई सामग्रियाँ जो होती हैं वो भी इसमें जुड़ चुकी हैं। इन सामग्रियों के माध्यम से सीखा गया ज्ञान जो है वो केवल छात्रों में उत्साह जागृत करता है, और न केवल उत्साह जागृत करता है बल्कि सीखे हुए ज्ञान को लंबे समय तक याद रखने में भी सहायक होता है। भाई बच्चे क्या होते हैं, इसको सीखने के लिए बड़ा एक्साइटेड रहते हैं। पहली बात तो भाई, एक तो आप बुक से पढ़ा रहे हैं बड़ा ही बोरिंग तरीके से, ये लेसन है, ये इसके क्वेश्चंस है, लो भाई पढ़ लो। दूसरा क्या है, आप एक प्रोजेक्टर पे कोई चीज़ करवा रहे हैं या कोई स्मार्ट बोर्ड पे करवा रहे हैं, तो बच्चों को क्या है, मज़ा आता है उसको सीखने में, और वो क्या है, उनको लंबे टाइम तक याद भी रहती है। ये सारी चीज़ें कहानियाँ नहीं है, ये सारी आपको ऑप्शंस में मिलती हैं कि शिक्षण सहायक सामग्रियाँ जो होती है किस तरीके से आपकी काम आती है, क्या क्या यूज़ होता है उनका। दूसरी ओर क्या है, शिक्षक भी अपने अध्यापन के प्रति उत्साहित रहता है। भाई एक तो वही मतलब घिसे पिटे तरीके से पढ़ाना, और एक किसी अलग तरीके से जब शिक्षक को भी पढ़ाने के लिए मिलता है ना, तो वो क्या है, उस चीज़ को लेकर काफ़ी उत्साहित रहता है। परिणाम स्वरूप कक्षा का वातावरण हमेशा क्या रहता है, एक पॉजिटिव और एक इंटरैक्टिव आपका जो एनवायरनमेंट रहता है, बच्चे भी एक्टिव रहते हैं, टीचर भी एक्टिव रहता है। तो ये हमारा यूज़ होता है शिक्षण सहायक सामग्री का। उसके बाद में इसकी आवश्यकता क्या है और इसका महत्व क्या है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इनके प्रयोग से क्या होगा, समय और शक्ति की बचत होती है। भाई टाइम बचेगा और आपकी क्या है, एनर्जी की भी बचत होगी। कैसे बचेगी भाई, देखो एक तो मैं ये वाला टॉपिक आपको ब्लैक बोर्ड पे करवाने बैठती तो ये एक एक लाइन में आपको करवाती, ठीक है। एक एक लाइन पहले मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखती, फिर मैं आपको समझाती, तो क्या होता, टाइम ज़्यादा लगता और मेरी एनर्जी भी ज़्यादा लगती है ना। लेकिन मैंने ये एक पीपीटी बनाई और आप लोगों के सामने मैं डिस्कस कर रही हूँ, आप मुझे सुन भी पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं, तो क्या हुआ, टाइम की भी बचत होगी और क्या होगा, एक मेरी थोड़ी सी एनर्जी की भी बचत होगी। तो ये ज़रूरी होता है। शिक्षक बालक की ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित और सक्रिय करके जो शिक्षण कार्य करता है वो प्रभावी और उपयोगी होता है। भाई देखो, जब आप बुक से पढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, बच्चे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बस इतना ही ना। लेकिन जब आप किसी और इंटरेस्टिंग सहायक सामग्री से पढ़ा रहे हैं तो बच्चे सुनते हैं, देखते हैं, और साथ साथ क्या कर रहे हैं, वो एक्टिवली उसमें आपका ध्यान दे पाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने सेंसेस को इस्तेमाल कर पाएंगे बच्चों के, उतना ही आपका शिक्षण क्या होगा, प्रभावी होगा। ये कठिन से कठिन विषय वस्तु को सरल, स्पष्ट, रुचिकर और सार्थक बना देती है, ठीक है। भाई कितना ही मुश्किल आपका विषय वस्तु हो, उसको भी क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री अगर आपने अच्छी इस्तेमाल की है, जैसे आपने चार्ट्स इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, प्रोजेक्टर पे आप पढ़ा रहे हैं, या फिर आपने मैप्स का इस्तेमाल किया है, तो क्या होगी, वो इजी हो जाएगी, क्लियर रहेगी बच्चों को और इंटरेस्टिंग भी लगेगी, ठीक है। ये पठन पाठन में नवीनता लाती है। सारी चीज़ें आपको ऑप्शंस में मिलती है, मैं बार बार कह रही हूँ, इसको बिल्कुल रामायण की तरह मत लेना, ठीक है। ये सारी आपको पेपर में मिलती है। पठन पाठन में क्या होती है, नवीनता लाती है, यानी कि भाई एक पुराने तरीके से या एक ही एक तरीके से अगर आप पढ़ते रहते हैं
तो क्या होगा, थोड़ा सा आपका जो शिक्षण होगा, जो क्लास होगी, वो बिल्कुल ही क्या होगी, नीरस हो जाएगी एकदम। ये क्या होगी, उसके अंदर एक नयापन लेकर के आएगी जब आप एक नए तरीके से सिखाते हैं। तो रटने की प्रवृत्ति को कम करती है। जैसे कि हम पहले बुक्स में पढ़ा करते थे कि भाई बुक्स पढ़ लो, फिर उसके बाद में उसके क्वेश्चन आंसर याद कर लो, वर्ड मीनिंग याद कर लो, फिलिंग द ब्लैंक्स याद कर लो, काम खत्म। तो क्या हो गया, रटने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती थी। लेकिन अब क्या है, जैसे कि अब आपका लर्निंग बाय डूइंग होता है, ठीक है, इस तरीके की एक्टिविटीज़ होती है। तो इसमें क्या है, आप सहायक सामग्रियों के उससे क्या करते हैं, रटने की प्रवृत्ति को कम करते हैं। ये विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। भाई साइंटिफिक दृष्टिकोण को क्या करती है, ये बढ़ाती है बच्चों के अंदर, शिक्षण को रोचक बनाने में सहायक है। ये तो है ही है, इंटरेस्टिंग तो बनाती है टीचिंग को ये, ठीक है। अगर हम बात करें पहली हमारी सामग्री की, तो पहली आती है हमारी लिसनिंग जो होती है, ठीक है, यानी कि श्रव्य सामग्री। उसमें पहला क्या आता है आपका, रेडियो, ठीक है। सबसे पहला क्या आता है आपका, रेडियो। भाई रेडियो को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पे मैंने ऑलरेडी आपको, अगर इंग्लिश में चाहिए ये वाला ना, तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक इंग्लिश में भी पूरी जो ये शिक्षण सहायक सामग्री है उसकी एक वीडियो बना रखी है। इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, विद पिक्चर एक्सप्लेन कर रखा है। उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक मैं आप इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर चेक करना। आपको इंग्लिश में भी वो कम्प्लीटली हेल्प करेगा, ठीक है। और कोशिश करूँगी अगर टाइम मिला तो पीपीटी के थ्रू भी आपको मैं इंग्लिश में वो ज़रूर समझाऊंगी, पर आप उस वीडियो को ज़रूर चेक करना, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा होता है आपका, रेडियो होता है। भाई रेडियो में आप बच्चे को क्या है, श्रव्य सामग्री के रूप में आप रेडियो को इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई रेडियो में आप उनको कुछ एजुकेशनल जो आपके होते हैं, डिबेट्स होती हैं, वो आप बच्चों को सुनवा सकते हैं, ठीक है। जो भी बच्चों के मैटर से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो आप क्या कर सकते हैं, रेडियो से उनको पढ़ा सकते हैं। फिर आता है आपका टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर भी क्या होता है आपका, श्रव्य सामग्री होता है, जिसको सुन करके बच्चे जो होते हैं वो सीखते हैं। अब रेडियो में क्या था, कुछ कमियां थी, जैसे कि रेडियो में क्या कर सकते हैं आप, चीज़ों को रिवाइंड नहीं कर सकते, फॉरवर्ड नहीं कर सकते, जो चीज़ निकल गई पीछे निकल गई, है ना। तो इसमें क्या किया गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, उसमें क्या किया गया, रेडियो की कमियों को पूरा किया गया। ये क्वेश्चन आता है आपका कि रेडियो की कमी को पूरा करने के लिए कौन सा श्रव्य सामग्री आई, तो कौन सा आया, टेप रिकॉर्डर आया। इसमें क्या है, चीज़ों को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया आपका। फिर आता है आपका ग्रामोफोन। ग्रामोफोन भी क्या है, एक तरीके की श्रव्य सामग्री है जो कि आपकी सुन करके आपको सिखाने में काम आती है। लाउड स्पीकर, फोनोग्राफ और लिंगुआफोन, ये सारे के सारे मैंने आपको एक डिटेल वीडियो में समझा रखे हैं, आप उसको ज़रूर चेक करना, ठीक है। विद मैंने आपको पिक्चर्स समझा रखा है। तो ये सारी क्या होती है, आपकी श्रव्य सामग्री होती है, क्योंकि इनसे केवल सुना ही जा सकता है, ठीक है, इनको देखा नहीं जा सकता है, ठीक है। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन सामग्री जो होगी वो कौन सी होगी, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन होंगे, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, श्रव्य सामग्री, क्योंकि जो बच्चा देख नहीं सकता उसके लिए सबसे बेस्ट सामग्री कौन सी होगी, श्रव्य सामग्री होगी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है जी। श्रव्य सामग्री सबसे बेस्ट होगी, ठीक है। और टीचर को क्या करना है, थोड़ा सा लाउडली आपको चीज़ों को क्लास में प्रोनाउंस करना, जिनको देखने में प्रॉब्लम है, ताकि उनको भी सहायता मिल सके। फिर आती है आपकी दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री में क्या होता है, जो हम देख करके, जिनको क्या है, देखा जा सकता है, इनको क्या है, सिर्फ देखा जा सकता है और देख करके सीखा जा सकता है, उनको कहते हैं दृश्य सामग्री। जैसे कि कोई पिक्चर, ठीक है, पिक्चर्स के थ्रू हम बच्चों को सिखाते हैं। जैसे कि ये हम सिखाते हैं शुरू में, ए फॉर एप्पल, ठीक है, ये वाला, ठीक है, आ से आम, ठीक है, ये वाला हम सिखाते हैं जब, तो ये क्या है, आपके चित्र देख करके बच्चों को सिखाना। या फिर आप किसी तरीके का कोई और चित्र बना करके क्लास में लेके गए हैं और किसी टॉपिक को आपने पढ़ाया, तो वो क्या रहेगा, दृश्य सामग्री, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाता है आपका चार्ट, ठीक है। चार्ट भी आपका क्या रहता है, दृश्य सामग्री रहता है। ग्राफ पे आप जब सिखाते हैं तो वो आपका दृश्य सामग्री होता है। मानचित्र, ठीक है, जब आप मैप पे चीज़ों को सिखाते हैं तो वो क्या होगा, आपका दृश्य सामग्री होगा। इन सबको आपको याद रखना है। आपके सामने 4 ऑप्शंस में आपको ये दिया जाता है कौन सा इनमें से दृश्य सामग्री का उदाहरण है और कौन सा नहीं है, ठीक है। एक आपका प्रतिमान हो गया, ग्लोब हो गया, पोस्टर हो गया। ओह गॉड, मैं सोच रही थी कि आज मैं क्लास ले पाऊंगी। फिर आपकी क्या होगी, पाठ्य पुस्तक होगी, ठीक है। तो पाठ्य पुस्तक क्या है, वो भी आपकी दृश्य सामग्री है। जो बुक है उससे हम जो पढ़ाते हैं वो आपकी क्या है, और सबसे पुराना अगर दृश्य सामग्री की बात किया जाए तो पाठ्य पुस्तक ही है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक से हम इस्तेमाल करते थे सबसे पहले पढ़ाने के लिए। इसके अलावा एक आपका होता है ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड भी क्या है, आपकी दृश्य सामग्री ही है, ठीक है। फ्लैनल बोर्ड है, वो भी दृश्य सामग्री। फिल्म पट्टियाँ, फिल्म पट्टियाँ क्या होती है, जो हम पहले के ज़माने में आपने देखा होगा ना, कैमरा हुआ करता था हमारे पास में और उसमें जो फिल्म स्ट्रिप्स होती थी, है ना,
वो फिल्म पट्टियाँ, ये सारी क्या है, दृश्य सामग्री। इनको केवल देख कर ही सीखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से, श्रव्य और दृश्य सामग्री, जिसमें कौन कौन सा आता है, टेलीविजन हो गया, कठपुतली हो गया, कंप्यूटर हो गया। ये सामग्री क्या है, इनको देखने के साथ साथ में इनको सुना भी जा सकता है। जैसे कि फिलहाल आप इस पीपीटी को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप चीज़ों को देखने के साथ साथ मुझे सुन भी पा रहे हैं, तो ये क्या है, श्रव्य दृश्य सामग्री है। स्मार्ट बोर्ड पे जब आप पढ़ रहे होते हैं तो क्या है, चीज़ों को आप देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं। टेलीविजन है तो क्या है, देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं। तो ये इस तरीके की जो सामग्री होती है वो श्रव्य और दृश्य सामग्री होती है। और अगर इन तीनों में से पूछ लिया जाए कि दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री में से सबसे बेस्ट कौन सी है, तो ये वाली सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे सबसे ज़्यादा सेंसेस यूज़ हो रहे हैं। बाकी तीनों में, देखने वाले में क्या है, सिर्फ देखा जा रहा है, सुनने वाले में क्या है, सिर्फ सुना जा रहा है, लेकिन इसमें क्या है, देखा भी जा रहा है और सुना भी जा रहा है। इसका मतलब ज़्यादा सेंसेस यूज़ हो रहे हैं इसके अंदर में, बच्चा ज़्यादा एक्टिवली सीखता है। ठीक है, तो इन तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सी हुई, श्रव्य दृश्य सामग्री। ठीक है, अब फटाफट से देख लेते हैं क्रियात्मक साधन, जिसको हम कहते हैं, जो हम कहते हैं ना लर्निंग बाय डूइंग वाली बात। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से साधन आते हैं, और अगर ये पूछ लिया जाए कि उन तीनों में से और इसमें सबसे बेस्ट कौन सा है, तो सबसे बेस्ट आपका ये वाला रहता है, क्योंकि बच्चे इसमें लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, करके सीखते हैं। जैसे कि रोल प्ले करना आपका, ठीक है, आपको बच्चों को कोई एक टॉपिक पढ़ाना है, तो उसमें आपने उनको रोल प्ले के थ्रू पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। आपने रोल दे दिया, आपका ये रोल है, आपका ये रोल है, और आपने उस पूरे टॉपिक को क्या है, एक नाटक की तरह बच्चों को करवाया और उससे उसको सिखाया। ठीक है, फिर आता है मेले। भैया आप कहीं पर बच्चों को घुमाने के लिए लेकर के गए, मेले में घुमाने के लिए लेकर गए, वहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ों से उनको अवगत करवाया। ठीक है, प्रदर्शनियों में लेकर के जाते हैं बच्चों को, एक भ्रमण के लिए लेकर के जाते हैं, जैसे एजुकेशनल ट्रिप्स जाते हैं आपके। ठीक है, तो उसमें बच्चों को क्या है, बहुत सारी चीज़ें अपने आप सीखने के लिए मिलती है कि ये चीज़ इस तरीके से बनी है, ये हमारे इतिहास से जुड़ी हुई है, ये हमारे विज्ञान से जुड़ी हुई है। तो भ्रमण से क्या है, वो बहुत सारी चीज़ें करके, मतलब देख करके पूरे अच्छी तरीके से भ्रमण करके सीखते हैं। प्रयोगशाला, ठीक है, प्रयोगशाला में क्या होता है, जो लेबोरेटरी होती है आपकी, उसमें भी जाकर के आप जब बच्चों को प्रयोग करवाते हैं, चीज़ें उनको प्रत्यक्ष रूप से दिखाते हैं, तो क्या होगा, वो बहुत अच्छे से उसको सीख सकते हैं। इन सब में क्या होता है, प्रत्यक्ष करके सिखाया जाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष करके सिखाया जाता है इसके अंदर में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि श्रव्य सामग्री, ठीक है, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री या फिर क्रियात्मक साधन, ठीक है, इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है, तो कौन सा बेस्ट है, सबसे बेस्ट आपका रहेगा क्रियात्मक साधन। बच्चा करके सीखे, खुद एक्टिव रह के सीखे, वो सबसे बेस्ट है आपका। बाकी आपको देखना पड़ेगा, ऑप्शन में अगर लिखा हुआ है दृष्टिबाधित बच्चा है तो उसके लिए कौन सी सबसे बेस्ट है, तो वो आपको फिर उसके बाद में ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना होता है। अब अगर हम देखें कुछ क्वेश्चंस को, तो कैसे आते हैं, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है। देखो, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का पूछा गया है। शिक्षण में विविधता लाना, विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, रोचकता का संचार करना या फिर मनोरंजन करना। देखो सारे ही सही हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य पूछा गया, तो मुख्य उद्देश्य अभी हमने देखा कि सबसे ज़्यादा उद्देश्य क्या है इसका, कि विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। भाई बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस यूज़ हो सके, वो एक्टिवली चीज़ों को सीख सके, उसके लिए आपका शिक्षण सहायक सामग्री यूज की जाती है। फिर आता है आपका निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावी सहायक शिक्षण जो है वो कौन सा है, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री है, श्रव्य शिक्षक सामग्री, दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री या फिर स्पर्श शिक्षण सामग्री। तो कौन सी रहेगी आपकी, दृश्य श्रव्य सामग्री। जैसा कि मैंने अभी भी बताया, ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन सी है। भाई अच्छी तो तीनों ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन सी है, ये आ गया दृश्य श्रव्य सामग्री। और ये जो स्पर्श वाली है, अगर पूछ लिया जाए कि दृष्टि बाधित बच्चों के लिए कौन सी है, तो आपकी या तो श्रव्य सामग्री होगी या फिर स्पर्श वाली। जो दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं ना, उनके लिए अगर इसमें सबसे बेस्ट पूछा जाए तो स्पर्श करने वाली जो सामग्री होगी वो सबसे बेस्ट रहती है आपकी। ठीक है, जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, उनके लिए अगर पूछ लिया जाए तो श्रव्य ये वाली सामग्री, जैसे कि हम ब्रेल लिपि को कहते हैं कि उसको टच करके जो है आप पढ़ सकते हैं उससे। ठीक है, तो स्पर्श वाली होगी। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून जो है वो भाषण विज्ञान, कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश है, सहायक है, बाधक है, निरर्थक है, अनुपयोगी है। बिल्कुल सहायक है भाई, ना बाधक है, ना निरर्थक है, ना उपयोगी है, बल्कि वो क्या है, सहायक रहते हैं आपके पाठ्य पुस्तक में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता है, माइक्रोफोन, टेप रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर या फिर मोबाइल फोन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाषा प्रयोगशाला में होता क्या है। भाषा प्रयोगशाला क्या होती है, एक लैंग्वेज लेबोरेटरी जिसको हम कहते हैं। उसमें भाषा को सिखाने के लिए बाकायदा एक माहौल तैयार किया जाता है। ठीक है, उसमें क्या है, आप भाषा को सुनेंगे, आपको वहाँ पे माइक्रोफोन दिया जाता है। ठीक
ठीक है। आपके कान में लगाने के लिए इस तरीके से आप उसको दिया जाता है, सुनने के लिए भी दिया जाता है, हेडफोन भी दिया जाता है और माइक भी होता है आपके पास में, ठीक है। और आपकी उस जो स्पीच होती है उसको रिकॉर्ड भी किया जाता है ताकि आपकी जो आपकी स्पीकिंग की जो स्किल है उसको इम्प्रूव किया जा सके, लिसनिंग की जो स्किल है उसको इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको लैंग्वेज को सिखाने के लिए कंप्लीट एक माहौल तैयार किया जाता है, हर एक वर्ड को सुना जाता है, हर एक वर्ड को आपसे बुलवाया जाता है। तो इस तरीके की एक्सपर्ट्स की वहाँ पे क्या होती है, टीम होती है। तो उसको हम कहते हैं लैंग्वेज लेबोरेटरी, जिसमें कि लैंग्वेज को तैयार करवाया जाता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं लैंग्वेज लेबोरेटरी। तो वहाँ पे माइक्रोफोन भी होता है, बिल्कुल ठीक बात है, टेप रिकॉर्डर भी होता है, वीडियो रिकॉर्डर भी होता है, लेकिन मोबाइल फ़ोन का वहाँ पे कोई काम नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। प्राथमिक स्तर की अगर बात की जाए, कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र या टेलीविज़न। प्राथमिक स्तर पर जब भी पूछ लिया जाए, हमेशा आपका सबसे बेस्ट रहता है भाषा सीखने के लिए बाल साहित्य आपका, ठीक है। जो चिल्ड्रन लिटरेचर होता है वो सबसे बेस्ट होता है, बच्चे उससे बहुत अच्छे से भाषा को सीख पाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था, इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट में रखा है, बट कोशिश की है कि आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ सके, ठीक है। इसी तरीके से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बाकी इंग्लिश में भी आपकी थोड़ी सी हेल्प हो सके। कमिटमेंट मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, बच्चों की नहीं ले सकती, ठीक है। कुछ भी हो जाता है कभी भी चलते फिरते उनको, ठीक है भाई। तो आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मैं कोशिश करती हूँ तबीयत ख़राब होने के बाद भी, ठीक है, 2-3 दिन से तबीयत ख़राब थी, वीडियो नहीं आई, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए सोच रही थी क्या नया निकालूं मतलब, ठीक है। तो आप लोग भी ज़रूर प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें और शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।